हेलो एवरीवन, दिस इज अवी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंटैग्लो प्रिंट मेकिंग की टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। तो इसमें एचिंग, एंग्रेविंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट एंड अदर और भी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। लेकिन इसमें हम सिर्फ एचिंग, एंग्रेविंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट एंड ड्राई पॉइंट्स के बारे में ही बताएंगे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंग्रेविंग की। एंग्रेविंग में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। मेटल प्लेट जो 16 या 18 गेज मोटी होगी, नौसादर और खड़िया मिट्टी का प्रयोग होगा। ग्राउंड बनेगा, ग्राउंड बनने के लिए मोम, डामर और अलग तरह का प्रयोग होगा। किट डैबर और रेशमी कपड़े का यूज़ होता है। ब्यूरिन और ग्रेवर, ब्यूरिन और ग्रेवर का यूज़ उकेरने के लिए होता है। बर्निशर, घोटनी और स्क्रैपर, खुरचनी और हैंड रोलर। तो ये सभी जो सामग्री हैं ये एंग्रेविंग में, इंटैग्लो एंग्रेविंग में प्रयोग में आएंगी। तो अब हमारा प्रोसेस क्या होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल प्लेट को लेंगे। मेटल प्लेट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके जो साइड के किनारे होंगे उसको हम रब कर देंगे ताकि जब हम प्रिंट लें तो वे कागज़ को फाड़े ना, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नौसादर और खड़िया मिट्टी से हम अपनी मेटल प्लेट को साफ करेंगे। जो भी उसमें चिकनाई वगैरह लगी होगी या कुछ भी होगा, धब्बे होंगे, खरोच होंगी, वे सब हम उसको नौसादर और खड़िया मिट्टी के मिश्रण से हम उसको साफ करेंगे। और उसको साफ करने के बाद हम उसको बहते हुए जल में भी, बहते हुए पानी में भी एक बार साफ करेंगे, मतलब नल के नीचे उसको मेटल प्लेट को रखकर भी साफ करेंगे। तो जब वो अच्छे से चमक जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड कैसे बनेगा हमारा, मोम, डामर और अलग तरह की मिश्रण से बनेगा। डामर को हम अस्फाल्टम भी बोलते हैं और अलग तरह को पिच बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड किससे बनेगा, मोम, डामर और अलग तरह से इनके मिश्रण से हमारा ग्राउंड रेडी होगा। इसके बाद क्या होगा, जब हमारा ग्राउंड रेडी हो जाएगा तो हम अब प्लेट गरम करेंगे और प्लेट गरम होने के बाद ग्राउंड पिघलाकर, जो ग्राउंड का गोला होगा, ठीक है, गोले का ग्राउंड पिघलाकर हम प्लेट पर लगाते हैं और उसको प्लेट पर, पूरी प्लेट पर हम उसको फैलाते हैं, ठीक है। एक समान फैलाने के लिए हम उसको किट डैबर का भी यूज़ कर सकते हैं, रेशमी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं और हैंड रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से एक साथ रूप से हमारी मेटल प्लेट पर ग्राउंड फैल जाए, ठीक है। जब हमारा ग्राउंड फैल जाता है तो एक चीज़ और होती है कि हम या तो जरूरी भी नहीं होती, कुछ लोग करते हैं आर्टिस्ट कि प्लेट को धुएं से भी काला कर देते हैं, जिससे थोड़ा और अच्छे से हमारी लाइंस जो बनाएंगे हम वो स्पष्ट दिखाई दें, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस हो जाएगा। फिर एक प्रोसेस इसमें ये है कि इनिशियल स्केचेस हम स्केचेस करके रखते हैं पहले से जिलेटिन पेपर पर, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर पर। और प्रिपेयरिंग द प्लेट में ये सब आ जाएगा जो मैंने बताया है कि खड़िया मिट्टी से साफ करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफरिंग द इमेज, जो हमने स्केच किया था उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इमेज को मेटल प्लेट पर जिलेटिन पेपर से, या हम इसको डायरेक्ट मेटल प्लेट पर ड्राइंग जो हमारी होगी, जो इमेज हमें बनानी होगी वो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद हम एंग्रेविंग करेंगे, उसको उकेरेंगे, ब्यूरिन ग्रेवर से उकेरेंगे या स्क्रैपर, खुरचनी वगैरह से हम उसको उकेरेंगे। जब हम उसको उकेर लेंगे, कहीं बर्निशर, घोटनी से हम उसको अच्छे से साफ भी कर देंगे जगह को, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इंकिंग करेंगे। इंकिंग के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम इंकिंग के लिए जो हमारा पेपर, इंकिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंकिंग लगाएंगे। इंकिंग लगाने के बाद हम न्यूज़पेपर से या फिर सूती कपड़े से उसे क्या करेंगे, ऊपर लगी, जैसे हमारी कोई भी चीज़ है, फ्लावर ही है सपोज, ये हमने इसी को ही बनाया, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारी उकेरी गई रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारी रेखाएं उकेरी गई हैं। और जब हम इंक इस पर लगाएंगे, ठीक है, तो
इंक हमारी इन उकेरी हुई रेखाओं के अंदर जाकर अंदर लग जाएगी। ठीक है, इंक लगने के बाद जो हमारी ऊपर एक्स्ट्रा की इंक होगी उसको हम न्यूज़पेपर से या किसी सूती कपड़े से राउंड राउंड करके उसको हम पोंछ लेते हैं। हम उसको ऐसे नहीं पोंछेंगे, हम उसको राउंड उसमें पोंछेंगे। ठीक है, जब अच्छे से वो पूछ जाए उसके बाद हमें प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है, हम प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पेपर होगा उसको पहले हम पानी में कुछ देर के लिए डिप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद पानी में से बाहर निकालने के बाद उस पर पानी की बूंद ना लगी रहे इसके लिए हम उसको पोंछते हैं। और पोंछने का प्रोसेस क्या रहेगा कि दो पेपर के बीच में उसको रख देते हैं और उससे उसको पोंछते हैं। ठीक है, ताकि वो सोख ले लेकिन नम बना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रिंटिंग करते हैं प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। ठीक, तो ये प्रोसेस था एंग्रेविंग का और बहुत इजी है। तो टूल्स पूछे जाते हैं मेनली कि एंग्रेविंग में कौन से टूल यूज होते हैं। ठीक है, या ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा हम साफ करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा हम साफ करते हैं, तो अनुसार खड़े मिट्टी से हम साफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स बताएंगे इसका। करते हैं एचिंग की, इंटेग्लियो एचिंग। तो धातु पर अम्ल द्वारा अम्लांकन की कला सबसे पहले यूरोप के उत्तरी एल्प्स में 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। तो कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, उत्तरी एल्प्स में हुई थी। और कौन सी शताब्दी में हुई थी, 16वीं शताब्दी में हुई थी। ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा, वही सब प्रोसेस होगा जो हमारा एंग्रेविंग में था, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो स्टेप जो होंगे स्टार्टिंग के तो वही है सेम, लेकिन बीच में थोड़ा चेंज है। जैसे इनिशियल स्केचेस है, कोई भी चीज हमें, कोई भी इमेज हमें बनानी है तो वो हम पहले जिलेटिन पेपर पर, ट्रेसिंग पेपर पर बनाएंगे। प्रिपेयरिंग द प्लेट के लिए हम वही प्लेट को हमें कैसे साफ करना है। ठीक है, पॉलिश द्वारा उसको चमकाएंगे, अमोनिया, नौसादा और उखड़िया के मिश्रण से उसको धोएंगे, फिर उसके बाद साफ पानी में धोएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस प्रिपेयरिंग द प्लेट का हो जाएगा। उसके बाद ग्राउंड बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द इमेज करेंगे। जो हमने इमेज बनाई है जिलेटिन पेपर पर उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मेटल प्लेट पर, और हम उसको डायरेक्ट हम मेटल प्लेट पर भी बना सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग द प्लेट इन रेखा चित्रण सुइयों के द्वारा हम इसको, जो हमने ड्राइंग बनाई है, हम उसको उकेरेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, एचिंग द प्लेट होगा। एचिंग द प्लेट के लिए हमें क्या करना होगा, स्टॉपिंग आउट वार्निश होती है। स्टॉपिंग आउट वार्निश का प्रयोग क्या होगा कि हम इसलिए करते हैं स्टॉपिंग आउट वार्निश का प्रयोग, ताकि जब हम एचिंग करें तो एसिड जो है वो हमारी प्लेट को, जहां हमने कोई इमेज बनाई है, ठीक है, जैसे हमने ये बनाया है, ठीक है, तो हम इस एरिया पर, इन पर हम स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इनको गहरा करना है। ठीक है, और अगर हम बाकी प्लेट पर, हम बाकी जगह, ये प्लेट है, बाकी जगह सपोज हम यहाँ स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज नहीं करते हैं तो वो एसिड जो होगा इस जगह को भी खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज करते हैं कि जो हमने चीज नहीं उकेरी है उसको, उस पर हम उस पे स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज कर दें। इसके आगे भी, इसके पीछे भी, साइडों में भी, हर जगह स्टॉपिंग आउट वार्निश का हम एचिंग से पहले यूज कर लेते हैं, जिससे जो हमारा एसिड है वो इमेज से अलग वाली जगह को बाइट ना कर दे। ठीक है, तो ये करते हैं। और स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज हम तब भी करते हैं सपोज हमारी एचिंग की एक प्रक्रिया हो गई, ठीक, और हमें अपनी रेखाओं को और ज्यादा गहरा करना है। सपोज हमारी ये ही चीज है, इसमें हमने ये 3 पत्तियां हैं, कलियां, वो पत्तियां हैं, तो इसमें क्या है, हमने पहली प्रोसेस कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद हमने स्टॉपिंग आउट वार्निश को हमने दूसरी बार इन पत्तियों पर लगा दिया, इस वाले पर नहीं लगाया। तो जिस पर हमने नहीं लगाया तो एसिड में उसको सेकंड बार में अगर हम डिप करेंगे एसिड के अंदर तो ये वाली जो होगी ये गहरी हो जाएगी इन दोनों की अपेक्षा, क्योंकि हमने इस पे क्या लगा दिया था, स्टॉपिंग आउट वार्निश लगा दिया था। तो जिस जगह को हमें और गहरा करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में एसिड वाले पानी में डालने से पहले स्टॉपिंग आउट वार्निश को पूरी प्लेट पर लगा देते हैं जहां पर हमें गहराई को नहीं दिखाना है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा एचिंग करेंगे। एचिंग के लिए हम एसिड बाथ बनाएंगे। एसिड बाथ बनाने के लिए हमने कॉपर की प्लेट ली है, तो कॉपर की प्लेट के लिए हम फेरिक क्लोराइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो प्रोसेस था वो कि कितने अनुपात में है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा इंकिंग होगा। इंकिंग हम लगाएंगे, तो हम इंकिंग जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया है हम वहाँ पर इंकिंग लगाएंगे। तो जो हमारी उकेरी हुई, जो हमारी एचिंग हुई जो रेखाएं हैं उसमें इंकिंग चली जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा इंकिंग ऊपर भी रह जाती है, तो हम उसको न्यूज़पेपर के द्वारा या हम उसको सूती कपड़े के द्वारा राउंड शेप में हम उसको पोंछ लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस आता है। प्रिंटिंग के प्रोसेस के लिए क्या होगा कि हम पहले पेपर को वाटर में डिप करेंगे कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद हम उसको पेपर को दो पेपर के बीच में रखकर हम उसको पोंछ लेंगे, ताकि जो पानी की बूंदें, पानी के ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, वो पेपर पर ना रहे लेकिन पेपर की नमी बनी रहे। और इसको हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा प्रिंट है वो अच्छे से आ जाए। फिर उसको हम प्रिंटिंग मशीन में रखते हैं। ठीक है, और प्रिंटिंग मशीन में रखने का प्रोसेस भी कैसे रखना है वो भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद हम प्रिंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एचिंग का प्रोसेस था। एचिंग के प्रोसेस में जो टूल्स है वो ये नीडल्स का यूज़ होता है और स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज़ होता है। बाकी सब जो एंग्रेविंग में था वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वाटिंट की। एक्वाटिंट क्या है? एक्वाटिंट जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक्वा प्लस टिंट। तो एक्वा का अर्थ वाटर है और टिंट का अर्थ टोन है, तो ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड्स का शब्द है ये एक्वा और टिंट। एक्वा का अर्थ वाटर है और टिंट का अर्थ टोन है। ठीक है, तो अब इसकी खोज किसने की थी? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट ले प्रिंस। इन्होंने 1768-69 के बीच में एक्वाटिंट की खोज की थी। तो कौन थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन थे। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट ले प्रिंस, और इन्होंने 1768-69 में इन्होंने इसकी एक्वाटिंट की खोज की थी। ठीक है, अब एक्वाटिंट में यूज होने वाले मटेरियल कौन से हैं? इसमें मेटल प्लेट तो है ही, तो मेनली जो यूज होंगे अलग से, इससे अलग, तो जैसे रेजिन है, रेजिन का यूज इसमें होगा एक्वाटिंट में। ये क्वेश्चन बनता है कि रेजिन का यूज कौन सी टेक्निक में होता है इंटेग्लियो की, तो रेजिन का प्रयोग एक्वाटिंट में होता है। रेजिन की जगह हम सल्फर एंड एस्फाल्थम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अब रेजिन का यूज कैसे होगा? रेजिन का यूज रेजिन बॉक्स के द्वारा भी होता है, और हम कपड़े में रेजिन को करके उसको वैसे भी छिड़काव कर सकते हैं, तो किसी भी प्रोसेस से हम कर सकते हैं। बर्नर का यूज गर्म करने के लिए होता है। स्टॉपिंग आउट वार्निश का प्रयोग मैंने आपको बताया ही था किस लिए होता है। ठीक है, तो ये इसका मटेरियल है जो यूज में आएगा। अब एक्वाटिंट का प्रयोग किसने किया था? एक्वाटिंट का प्रयोग जो किया था वो स्पेन के गोया थे, उन्होंने एक्वाटिंट का प्रयोग किया था। कौन थे? स्पेन के गोया थे, उन्होंने एक्वाटिंट का प्रयोग किया था। है, इसका जो प्रोसेस होगा वो लाइट टू डार्क का होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वही चीज होगी इनिशियल स्केच। हमें जो भी ड्राइंग बनानी है वो हम एक जिलेटिन पेपर पर या फिर हम ट्रेसिंग पेपर पर एक स्केच को बना लेते हैं, और उसके बाद क्या होगा, प्रिपेयरिंग द प्लेट। वैसे ही हम अपनी प्लेट को रेडी करेंगे जैसे हमने एंग्रेविंग एचिंग में किया था। इसके बाद रेजिन डस्ट यूज ऑन द प्लेट। रेजिन डस्ट है, रेजिन का प्रयोग हम प्लेट पर करेंगे। कैसे करेंगे? ये डस्ट बॉक्स दिखाया गया है। इस डस्ट बॉक्स में क्या है, जो हमारी मेटल प्लेट होगी वो नीचे रखी जाएगी, और जो पाउडर होगा रेजिन का वो ऊपर से छनकर इसके ऊपर आएगा। और ये एक हैंड रोलर है, मतलब रोल वो है, घुमाते हैं जिससे इसको, ठीक है, इसके द्वारा हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, हैंडल है और इसके द्वारा हम इसको घुमाएंगे जिससे जो हमारा रेजिन होगा वो मेटल की प्लेट पर आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको एक हाथ द्वारा प्लेट पर भी इस तरीके से भी हम इसको प्लेट पर रेजिन का छिड़काव कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होगा, जब हमारा प्लेट पर डस्ट आ जाएगा फिर क्या करेंगे, इसको प्लेट को हम गर्म करेंगे। किसके द्वारा? बर्नर पर रखकर हम इसको गर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर जब ये पिघल जाएगा समान रूप से, ये इसके ऊपर फैल जाएगा, फिर क्या होगा, हम अपनी इमेज को इसके ऊपर
ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वार्निश, स्टॉपिंग आउट वार्निश को हम ब्रश के द्वारा सबसे हल्के या सफेद छापने वाले भाग से हम लगाना शुरू करेंगे और इस प्रकार क्या होगा, हल्की रंगत से क्या होगा, गहरी रंगत की तरफ हम चलते हैं। और अगर डिजाइन के किसी भाग में रंगत की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तो सतह पर सबसे पहले इसी भाग पर वार्निश लगाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होगा, प्लेट के किनारों पर पिछले भाग पर हम वार्निश को लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम एचिंग करते हैं, अमल में उसको डाल देते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस है जो हमने बाकी जगह में भी किया था, लेकिन इसमें बस इतना है कि लाइट टू डार्क चलेगा। तो स्टॉपिंग आउट वार्निश का प्रयोग पहले हमने अमल में डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से स्टॉपिंग आउट वार्निश लगाएंगे जिस जगह को हमें थोड़ा गहरा दिखाना है। ठीक है, तो हमने बाकी जगह क्या कर दिया, जहां हमें लाइट रखना है वहां हमने स्टॉपिंग आउट वार्निश लगा दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर उसको अमल में डिप कर दिया एसिड में, फिर हमें थोड़ा और गहरा हिस्सा दिखाना है तो बाकी जगह जो हमें लाइट दिखाना है वहां पे हमने स्टॉपिंग आउट वार्निश लगा दी। फिर बाकी जो हिस्सा जो हमें गहरा दिखाना है उस पर नहीं लगाएंगे, फिर एसिड में बात कर देंगे, डुबो देंगे प्लेट को। तो इस प्रकार से हम लाइट टू डार्क शेड हम इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद भाई इंकिंग का प्रोसेस होगा, इंकिंग लगा देंगे, वैसे ही पोंछेंगे और देन प्रिंट मेकिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, इनिशियल स्केच रेडी करेंगे, प्रिपेयरिंग द प्लेट होगी, रेजिन डस्ट यूज होगा, रेजिन को गर्म करेंगे प्लेट पर, फिर इसके बाद हम इमेज ट्रांसफर कर देंगे, फिर यूज स्टॉपिंग आउट वार्निश का प्रयोग करेंगे। एचिंग से पहले, किसी भी प्रक्रिया से पहले, एचिंग की कोई भी प्रक्रिया हो, किसी भी उसमें हो, चाहे वो एचिंग में हो, एक्वा टिंट में हो या मेजो टिंट में हो, तो स्टॉपिंग आउट वार्निश पहले यूज होगी। एचिंग से पहले स्टॉपिंग आउट वार्निश यूज होगी। तो ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में भी बन सकती है। ठीक है, दे दिया कि क्या होगा, एचिंग दे दिया, लास्ट में सपोज स्टॉपिंग आउट वार्निश दे दिया, और भी दे दिया कि ट्रांसफर इमेज दे दिया। तो ये एक प्रोसेस बन जाएगा कि इनको हमें क्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो मैंने बताया है कि एचिंग से पहले स्टॉपिंग आउट वार्निश होता है, एचिंग के बाद स्टॉपिंग आउट वार्निश नहीं होगा, एचिंग से पहले स्टॉपिंग आउट वार्निश का यूज होगा। क्यों होगा वो मैंने बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद इंकिंग है और उसके बाद प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये हमारा एक्वा टिंट भी हो गया। अब बात करते हैं मेजो टिंट की। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है लुडविग वॉन सीजेन ने की थी, और कहाँ की थी, हॉलैंड में की थी। ठीक है, तो मेजो टिंट की खोज किसने की थी, लुडविग वॉन सीजेन ने की थी, हॉलैंड में की थी और 17वीं शताब्दी के दौरान की थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी। अब इसमें टूल्स क्या यूज होंगे, इसमें टूल्स स्क्रैपर्स का यूज होगा और रोलेट का, रोकर का, बर्निशर को घोटनी बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्रैपर्स क्या है, ये चित्र में जितनी भी दिखाई गई हैं ये सब स्क्रैपर्स हैं, खुरचनियां हैं। ठीक है, इनको हम खुरचनियां बोलते हैं। और रोलेट क्या है, रोलेट जो होता है वो ये वाला रोलेट है, गोल। ठीक है, ये जो रोलेट होता है वो तो ये होता है। ठीक है, जो राउंड शेप में होता है, और जो रॉकर होता है वो हमारा अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक है, वो ये होता है। ठीक, तो इसके बाद बर्निशर है, बर्निशर को घोटनी कहते हैं, इसका यूज चमकाने के लिए होता है। ठीक है, सतह को, इसका यूज खुरचने के लिए होता है और इसका यूज बर बनाने के लिए होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं इसके जो इसका प्रोसेस होगा वो डार्क टू लाइट होगा। ठीक है, एक्वा टिंट में लाइट टू डार्क था, इसका डार्क टू लाइट है। वही प्रक्रिया है। सबसे पहले इनिशियल स्केच ऑन जिलेटिन पेपर, प्रिपेयरिंग प्लेट। ठीक है, वही साफ कर लेते हैं हम प्लेट को अमोनिया से। ठीक है, खड़िया के मिश्रण से पॉलिश वगैरह करके, ताकि इस पे कोई धब्बे ना रहे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम मेक पिट्स ऑन द प्लेट बाय रोकर। हम क्या करेंगे, रोकर के द्वारा या रोलेट के द्वारा हम, जैसे कोई भी प्लेट है ये, इसको हम ऐसे ऐसे करके इस पे क्या करेंगे, रोकर या रोलेट के द्वारा गड्ढे बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऊपर उठी रह जाएंगी, तो वो क्या बन जाएंगे, बर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बर बन जाएंगे। इसके बाद हम एक ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, हम बर बनाने के बाद ग्राउंड बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है, बर बनाने के बाद ही हम ग्राउंड बनाएंगे। तो ग्राउंड
किस चीज़ का बनाएंगे? प्लेट की सतह को तेल वाले लैंप या 2-3 इकट्ठी जलती मोमबत्तियों की लो के धुएं से काला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके द्वारा ग्राउंड बन जाता है। ठीक, काला कर लेते हैं जलती हुई मोमबत्तियों से। ठीक, उसके बाद हमने जो अपनी स्केच बनाई थी उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, अब हम स्क्रैपिंग और बर्निशिंग करेंगे। अब खुरचनी से स्क्रैपिंग है ना, स्क्रैपर से खुरचनी से हम खुरचेंगे उसको। तो ड्राइंग की हल्की रंगत के अनुसार जिस भाग को हमें हल्का करना है, ठीक है, जिस भाग को हमें हल्का करना है, तो वहां के बिंदुओं को, वहां के जो बिंदु है उनके किनारों पर उठी हुई बर को खुरचते हैं। ठीक है, जैसे ये बर उठी हुई है, ठीक, तो उसको हमें क्या करना है, इसको हमें हल्का करना है, तो इसको हम खुरच देंगे। ठीक है, और सफेद भाग जैसे हाईलाइट वगैरह के लिए तो बिंदु को गहराई तक खुरच कर हम उसको समतल बना लेते हैं। और जो हमें ज्यादा गहरा करना है तो हम उसको और ज्यादा खुरच देंगे बर को। ठीक, समझ रहे हो ना? तो हमने इसमें क्या करा, अगर हमें किसी भी जगह को हमें ज़्यादा हल्का दिखाना है, हाईलाइट्स दिखानी है वहाँ पे, तो हम उसको गहराई तक खुरचेंगे। ठीक है, उसको हम गहराई तक खुरचेंगे। ठीक है, और उसके बाद बर्निशर का यूज़ क्या है, घोटनी से रगड़कर उस जगह को फिर हम चमकदार बना लेते हैं। ठीक है, स्क्रैपिंग का यूज़ खुरचने के लिए है, बर्निशिंग का यूज़ चिकना करने के लिए है, चमकाने के लिए, रगड़ कर। ठीक है, बर्निशर का काम रगड़ना है, चिकना करना है, चमकाना है। ठीक है, और स्क्रैपिंग का यूज खुरचना है। तो जो जगह हमें लाइट दिखानी है उसको हम उस बार को हम क्या करते हैं, स्क्रैपिंग के द्वारा, स्क्रैपर के द्वारा हम स्क्रैपिंग कर देते हैं, खुरच देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद इंकिंग का प्रोसेस होगा। इंकिंग के प्रोसेस में देखो, जिस जगह को हमने इंक लगा दी, ठीक है, डिज़ाइन बन गया, इंक लगा दी, तो जो जगह हमारी क्या है, बर है, ठीक है, जो हमने गहरी नहीं की है, जो हमने खुरची नहीं है, उस पर क्या है, इंक ज़्यादा लगेगी। और जो हमने खुरच दी, जो हमारी गहरी हो गई जगह, उसमें क्या है, इंक कम लगेगी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है, जो हमने उकेरी नहीं है, जो हमने गहरी नहीं की है, वो तो डार्क दिखाई देगी, और जो हम गहरी करते जाते हैं वो हमारी लाइट दिखाई देगी। तो इस प्रकार डार्क टू लाइट का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, हमने इमेज बना दी, और जो जगह इमेज में हमें जो स्थान, जो प्लेस हमें लाइट दिखाना है, हम उसको स्क्रैपर के द्वारा हम उसको गहरा कर देते हैं। तो वो स्थान हमारा हल्का हो जाता है, क्योंकि वहां तक जो है इंक नहीं पहुंच पाती, वहां तक इंक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, कम पहुंच पाती है। और जो स्थान ऊपर उठा रहेगा उसमें इंक अच्छे से लग जाती है, तो वो गहरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार गहरे और हल्के का प्रभाव जो होगा वो मेसोटिंट में इस प्रकार से दिखाई देता है कि जो उठा हुआ भाग है, बर है, वो तो उस पर इंक ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, अच्छे से पहुंच जाएगी उस स्थान पर। ठीक है, और जो हम उकेर देते हैं, अच्छे से खुरच देते हैं, जिस जगह को गहरा बना देते हैं खुरच कर, वहाँ इंक कम पहुंचेगी। तो इस कारण डार्क टू लाइट का जो डार्क टू लाइट की जो शेडो है, जो डार्क टू लाइट का जो इफेक्ट है, वो क्या है, वो दिखाई देगा, डार्क टू लाइट का इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इंकिंग का प्रोसेस हमारा वही रहेगा, हम इंक लगाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंक है उसको हम पोंछ देंगे, देन उसके बाद हमारा प्रिंटिंग है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, वही जिलेटिन पेपर पर स्केच बनाया, पेपर प्रिपेयरिंग प्लेट को प्रिपेयर किया, उसके बाद रोकर के द्वारा उसमें बर बनाए, उसको गड्ढे बनाए, मतलब फिर उसके बाद मेक ग्राउंड, मोमबत्ती के द्वारा उस पर धुआं करके मेक ग्राउंड किया, ग्राउंड बनाया, ट्रांसफरिंग द स्केच को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जिस जगह को हमें ज़्यादा गहरा करना है उसको हमने स्क्रैपिंग कर दिया, खुरच दिया, उस डिज़ाइन को हमने ज़्यादा खुरच दिया, और बर्निशिंग के द्वारा, घोटनी के द्वारा हमने उसको चिकना कर दिया, रगड़ कर। ठीक है, और फिर उसके बाद इंकिंग कर देंगे, उसके बाद प्रिंटिंग कर देंगे। तो ये डार्क टू लाइट का प्रोसेस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। अब ड्राई पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो ये टूल्स हैं, स्क्राइबर और स्क्रैपर। स्क्राइबर का यूज़ क्या है, स्क्राइबर का जो यूज़ है वो खुदाई के लिए होगा, स्क्राइबर का यूज़ खुदाई के लिए होगा। स्क्रैपर का यूज़ जो बर ऊपर उठ जाएंगे
उनको बर जो रेशे होंगे उनको काटने के लिए होगा। ठीक है, जो ये है ये इसका टूल्स है, स्टील डायमंड, ड्राई पॉइंट उपकरण, स्क्राइबर। ठीक है, ये डायमंड्स का भी है और स्टील का भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, वही सब होगा भाई। स्केचिंग है, इनिशियल स्केचिंग जिलेटिन पेपर वगैरह पर, प्रिपेयरिंग द प्लेट, प्लेट को प्रिपेयर करना बताया गया पहले जैसा प्रोसेस था वही। ट्रांसफरिंग द इमेज, इमेज को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इनके द्वारा इन टूल्स के द्वारा क्या करेंगे, हम जो भी हमने डिज़ाइन बनाया उसको एंग्रेव कर देंगे, उकेर देंगे। वही सब प्रोसेस रहेगा जो हमारा एंग्रेविंग का था। बस इसमें क्या है, इसमें जो हमारी इसमें इसकी प्रक्रिया एक तरीके से अम्लांकन की तरह है। अम्लांकन में क्या है, हम एसिड के द्वारा, अम्लांकन में क्या होगा, एसिड के द्वारा रेखाओं को गहरा किया जाता है और इसमें नीडल के द्वारा ही गहरा हो जाएगा, इनके द्वारा ही गहरा हो जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो एचिंग है, एचिंग में जो हमारी रेखाएं हैं वो स्पष्ट होंगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्पष्ट नहीं होगी क्योंकि इतना हाथ से वर्क जो होगा वो इतना फाइन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बर भी निकल आएंगे, लेकिन इसमें खास बात क्या रहेगी, जो हमारे बर निकल कर आ जाएंगे वो क्या करेंगे, जब हमारी इंक इसमें जाएगी, ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगी, बर के ऊपर भी आ जाएगी, तो क्या होगा, एक छाया प्रकाश का प्रभाव, शेडो का प्रभाव जो होगा वो इसमें दिखाई देगा। तो ड्राई पॉइंट में क्या होता है, शेडो का प्रभाव बर के द्वारा दिखाई देता है। तो ये इसका स्पेशल खास बात है। फिर ट्रांसफरिंग द इमेज हो जाएगा, एंग्रेविंग हो जाएगा, फिर इंकिंग कर देंगे वैसे ही जैसे और प्रोसेस में किया है, और उसके बाद प्रिंटिंग है। तो ये नॉर्मल है, इसका यही प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें स्क्राइबर और स्क्रैपर टूल का यूज़ है, बाकी सब चीज़ें वही है। इसमें अधिक हम गहरी बारीक लाइनों को हम इसमें दिखा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।